अर्हम्। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एनवायरमेंटल बैलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म, पर्यावरण संतुलन और शाकाहार, इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ वातावरण में रहूं, मेरा आसपास का पर्यावरण स्वस्थ रहे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट? पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा गया, एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग एंड एवरीथिंग दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। Environment is some total of water, air and land, interrelationship among themselves and also with the human beings, other living organism and property. जैसा कि शब्द से भी स्पष्ट है, पर्यावरण दो शब्द हैं, परि प्लस आवरण। परि यानी चारों ओर, आवरण यानी घेरा, यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसके साथ हम जी रहे हैं, वह सब कुछ पर्यावरण का अंग है। इसलिए पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ भी नेचर में है, प्रकृति में है, वे सब पर्यावरण के अंग हैं। और जब तक ये स्वस्थ हैं, संतुलित हैं, हम स्वस्थता का जीवन जी सकते हैं। और हम देखते हैं कि प्राचीन समय में व्यक्ति प्रकृति के साथ जीता था, प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करता था, और यही कारण है कि उस समय एक स्वस्थ वातावरण था, पर्यावरण संतुलित था। लेकिन 20वीं सदी के आते आते हमने देखा कि व्यक्ति की असीमित इच्छाओं ने प्रकृति का जिस रूप में शोषण किया, और उसके कारण से पर्यावरण हमारा असंतुलित हो गया, और आज यह एक चिंता का विषय बन रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। पर्यावरण असंतुलित क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कारण है वह है लेक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज प्राकृतिक जो हमारे रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। दूसरा जो कारण है वह है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। आज आप देखिए, खनिज पदार्थों के लिए व्यक्ति पृथ्वी को कितना उत्खनन कर रहा है। जल में जो नदियां हैं, वहाँ पर कितना गार्बेज डाला जा रहा है, कितनी गंदगी डाली जा रही है, जिससे वो सारा पानी प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरीके से पेड़ पौधों की कितनी कटाई हो रही है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपनी सुविधाएं चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो नेचर का इसलिए इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि वह एक पर्यावरण असंतुलन का कारण बन गया। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल नेसेसिटीज, व्यक्ति की इतनी कृत्रिम आवश्यकताएं हो गई हैं कि वह उन्हें पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं व्यक्ति की नीड बहुत कम है, उसकी आवश्यकताएं बहुत कम है। उसे क्या चाहिए? 2 टाइम का खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है उतनी ही आवश्यकता होती है। लेकिन व्यक्ति की जो असीमित इच्छाएं हैं वह उसे आगे से आगे प्रेरित करती रहती हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई गलत साधन अपनाता रहता है। तो अपनी उन कृत्रिम इच्छाओं को पूरी करने के लिए व्यक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, और जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, आज उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही है। जैसे जैसे भोग के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे व्यक्ति की भोग के प्रति लालसा भी तीव्र होती जा रही है। तो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति अपने पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति के भीतर लोभ की वृत्ति है।
ये लोभ इतना ज़्यादा हावी है व्यक्ति के ऊपर कि उस लोभ में आकर के व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। कोई भी गलत काम उससे करवाया जा सकता है, वह पर्यावरण के साथ बहुत कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। तो यह लोभ की वृत्ति भी पर्यावरण असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति के भीतर सुविधावादी जीवन शैली जीने की एक आकांक्षा है, एक वृत्ति है। कोई भी व्यक्ति कष्ट को सहन करना नहीं चाहता। गर्मी है तो उसे एसी चाहिए, सर्दी है तो उसे हीटिंग चाहिए, रहने के लिए उसे अच्छा एवन मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब चीज़ अच्छा चाहिए। उस अच्छे को प्राप्त करने के लिए यदि कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की उसमें जान जा रही है, उसकी उसे कोई चिंता नहीं होती। तो आज जो व्यक्ति विलासिता का जीवन जी रहा है, लग्जीरियस लाइफ जो जी रहा है, उसने भी पर्यावरण को असंतुलित किया है। जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीजें होती हैं। एक होती है व्यक्ति की नीड, यानी मिनिमम बेसिक आवश्यकताएं। दूसरी होती है कंफर्ट, यानी बेसिक सुविधाएं। और तीसरी होती है लग्जीरियस थिंग्स, यानी विलासितापूर्ण चीजें। नीड को पूरा करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपनी नीड को पूरा नहीं करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो वो शांति से नहीं जी सकता। भूख लगी है तो रोटी खाना आवश्यक है। भूखा व्यक्ति लंबे समय तक शांति से नहीं जी सकता। तो बात समझ में आती है कि भूख लगी है तो रोटी खाना आवश्यक है। कपड़े नहीं हैं तो कपड़े पहनना भी हमारी एक आवश्यकता है। 2, 4, 5 ड्रेस तो होने ही चाहिए, वो भी हमारी एक आवश्यकता है। और रहने के लिए छोटा मोटा अपना मकान भी चाहिए। तो नीड को फुलफिल करे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन व्यक्ति नीड से आगे उसे कंफर्ट्स चाहिए, सुविधाएं चाहिए। केवल दाल रोटी से उसका काम नहीं चलता। उसे कुछ ऐसा खाना चाहिए जो उसके मुंह को स्वादिष्ट लगे, जीभ को स्वादिष्ट लगे। अच्छा खाना चाहिए। कपड़े चाहिए, लेकिन 2, 4, 5 जोड़ी कपड़े से काम नहीं चलता। 20, 30, 50 जोड़ी कपड़े चाहिए। और घर में एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, पलंग भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, जिससे कि वो एक सुविधापूर्ण जीवन जी सके, उसे कोई कष्ट न हो। चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती है कि आज का युग ऐसा है कि बेसिक नीड के साथ साथ कुछ सुविधाएं भी व्यक्ति को चाहिए। लेकिन तीसरा जो है लग्जीरियस थिंग्स, उनकी ओर व्यक्ति दौड़ रहा है, जो कि उसके जीवन में विलासिता पैदा कर रहा है, वासनाएं पैदा कर रहा है, उसे आलसी बना रहा है और उसकी लाइफ में बहुत सारी विकृतियों को पैदा कर रहा है। हमें हर चीज A1 चाहिए, ब्रांड की चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति फिर प्रकृति का दोहन करता है। तो उससे भी पर्यावरण हमारा असंतुलित होता है। और सबसे बड़ी बात जो देखा जाए तो आज विकास की एक भ्रामक क्राइटेरिया बना रखी है। लोगों ने विकास के मापदंड कुछ अलग ही बना रखे हैं। यदि हमारे पास ब्रांड की गाड़ी नहीं है, ब्रांड की हर चीज नहीं है, तो इट मीन्स हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम 18वीं 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये चीजें तो होनी चाहिए। यदि ये चीजें हैं तब तो हम सभ्य हैं, विकसित हैं। लेकिन ये नहीं है तो इट मीन्स हमारा कोई स्टेटस नहीं है। तो ये विकास की जो एक गलत धारणा हम लोगों ने बना रखी है, वह धारणा भी पर्यावरण असंतुलन का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और सबसे बड़ी बात यदि देखा जाए तो भगवान महावीर ने कहा कि पर्यावरण असंतुलन का कारण है हमारा असंयम। जितना जितना हमारा असंयम होगा, संयम के जीवन हम नहीं जिएंगे, तब तक पर्यावरण संतुलन की बात समझ में नहीं आएगी। आज सब लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि उस पर्यावरण का प्रभाव हमारे जीवन पे हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पे हो रहा है, हमारे समाज पे हो रहा है। तो इसलिए पर्यावरण संतुलन कैसे हो सके, इसके लिए आज सभी चिंतित हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। तो पर्यावरण हमारा संतुलित कैसे हो सके, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि यदि हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो करें तो शायद पर्यावरण संतुलन की बात समझ में आ सकती है
और पर्यावरण संतुलित हो सकता है। उसमें पहला उपाय है रेस्टोरेंट ऑफ 6 काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स, 6 जीव निकाय के प्रति संयम। इसकी चर्चा मैं अगले स्लाइड में करूंगी। दूसरा है रेस्टोरेंट ऑफ वेजिटेबल किंगडम, वनस्पति काय का संयम, कंट्रोल ओवर डिजायर्स, इच्छाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर कंजप्शन, भोग पर नियंत्रण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण को यदि संतुलित रखना है तो हमें 6 जीव निकाय का संयम करना होगा। 6 जीव निकाय का मतलब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 इमोबाइल लिविंग बींग्स हैं और छठा मोबाइल लिविंग बींग्स, जिसके अंतर्गत 2, 3, 4, 5 सेंस लिविंग बींग्स आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं और मैंने आपको बताया भी कि पर्यावरण है क्या, हमारे चारों ओर जो जल, हवा, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वे सब मिलकर के ही हमारा पर्यावरण बनता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति इनके प्रति कितना गलत व्यवहार कर रहा है, इनका कितना शोषण कर रहा है। पृथ्वी का कितना उत्खनन हो रहा है, पहाड़ के पहाड़ समाप्त किए जा रहे हैं। वाटर जो है, जल है, वो कितना प्रदूषित हो रहा है। जल में बहुत सारा कचरा डाला जा रहा है। जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके पास जो भी नदी नाले होते हैं, उनमें इतना कचरा डाल दिया जाता है कि वो कचरे से पूरा जल प्रदूषित हो जाता है। अग्नि का भी आज पेट्रोल वगैरह का कितना अनावश्यक यूज हो रहा है और उससे जो धुआं निकलता है वो भी हमारी वातावरण को, एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है। हवा भी आज प्रदूषित हो रही है, पेड़ पौधे भी इतने काटे जा रहे हैं। तो इन सब के कारण से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और हम जानते हैं यदि इनका अस्तित्व है तभी हमारा अस्तित्व रह सकता है। यदि इनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम भी शांति से नहीं जी सकते हैं। हमारा पर्यावरण जितना स्वस्थ रहेगा, हम भी उतना ही स्वस्थ और शांति का जीवन जी पाएंगे। इसलिए ये जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु हमारे चारों ओर ब्रह्मांड में है, इनके प्रति हमें एक मानवीयता का व्यवहार रखना चाहिए, समता का व्यवहार रखना चाहिए। इनके साथ अननेसेसरी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही जो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, आज उनके प्रति भी कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। कई पक्षियों की तो आज जातियां समाप्त हो रही हैं। तो ये लोग भी पर्यावरण संतुलन में एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि इन सब का भी संयम किया जाए, अनावश्यक इनके लाइफ को वेस्ट न किया जाए। यदि हम पर्यावरण संतुलन चाहते हैं तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम इन 6 जीव निकाय के प्रति संयम करें। संयम का मतलब इनका अननेसेसरी वेस्ट न करें। दूसरा जो उपाय है वो है रेस्टोरेंट ऑफ वेजिटेबल किंगडम, वनस्पति काय का संयम। वनस्पति में जीव होता है और ये बात तो आज प्रूव हो चुकी है। चाहे कोई भी फ्रूट है, कोई भी फल है, उसमें लाइफ है। जितने भी सीड्स हैं वो अपने आप में लाइफ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति पेड़ के पेड़ काट रहे हैं, जंगल के जंगल काट रहे हैं। वनस्पति जगत पर्यावरण को संतुलित रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन यदि जंगल नहीं रहेंगे और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम इनका उपयोग करें, जितनी आवश्यकता है उतना करें, अननेसेसरी इनका भी वेस्टेज न करें, क्योंकि इनमें लाइफ है और ये हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाने में बहुत सहयोगी होते हैं। तीसरी बात है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, क्योंकि व्यक्ति के भीतर असीम इच्छाएं हैं और आप जानते हैं कि इच्छाएं कोई भी व्यक्ति आज तक अपनी पूरी नहीं कर सका है। भगवान महावीर ने तो कहा है, इच्छा हो आकाश समा अनंतिया। हमारी इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, उन्हें कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया कि श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं। हमारी सांसों की लिमिटेशंस है, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म होगी क्या। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करता है। तो हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं का लिमिटेशन करें।
क्योंकि इच्छाएं कभी भी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हुई हैं। टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स, टू फुलफिल द सीव विद वाटर। इच्छाओं को पूरा करना उसी तरीके से इम्पॉसिबल है जैसे कि एक छलनी में जल को इकट्ठा करना। छलनी में जल जाएगा तो वो नीचे छन जाएगा, उसमें इकट्ठा नहीं हो सकता है। वैसे ही हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। कंट्रोल ओवर कंजप्शंस, जितनी भी आज भोग की सामग्री बन रही है उन पर भी नियंत्रण करें। बेसिक नीड पूरी करना आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक का संग्रह करना जरूरी नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स जो बनते हैं कैसे बनते हैं, कितने गलत तरीकों से बनते हैं, कितनी हिंसा से बनते हैं। और मुझे लगता है कि यदि इनके बनाने की प्रोसेस हमें पता लग जाए तो शायद बहुत से लोग इनको छोड़ सकते हैं। इसमें बहुत हिंसा होती है। आप जो लिपस्टिक लगाते हैं, आपको पता होगा कि इसमें फिश का ब्लड डाला जाता है। व्यक्ति जो फर के कोट पहनते हैं, वो आपको पता है कि किस तरीके से पशुओं की हिंसा करके बनाए जाते हैं। और उस प्रोसेस की यदि कोई देख ले तो मुझे लगता है कि शायद वो उन चीज़ों को छोड़ सकता है। और इसी तरीके से चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो चप्पल जूते हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, 1 2 3 जोड़ी से जहाँ काम चल सकता है वहाँ 50 50 जोड़ी रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम उस पर भी कंट्रोल करें। इसके साथ साथ आज यातायात भी बहुत बढ़ रहा है, तो यातायात पर नियंत्रण करना भी आवश्यक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज व्यक्ति को कहीं भी आधा किलोमीटर भी कहीं जाना है, 1 माइल भी कहीं जाना है, तो वो बिना गाड़ी के नहीं चल पाता। आप पैदल चलिए, पैदल चलना दोनों दृष्टियों से लाभदायक है। पैदल चलने से पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे और वॉक करने से, पैदल चलने से हम भी स्वस्थ रहेंगे। और अनावश्यक जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है इन धुएं से, वो भी बच सकता है। तो हम अपने यातायात को भी कंट्रोल करें। जहाँ जाना ज़रूरी है जाएं, पर केवल घूमने के लिए और इधर उधर चलने के लिए खाली गाड़ी का यूज़ करना इतना आवश्यक नहीं है। हमें उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि शस्त्र बहुत बनते जा रहे हैं, और यदि एक बम का विस्फोट होता है तो वो हमारे पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर देता है। तो इसलिए आज ये भी बहुत आवश्यक है कि जो इतने सारे वेपन्स बन रहे हैं उन पर भी नियंत्रण किया जाए। भगवान महावीर ने कहा, अत्थि सत्थम परेण परम, नत्थि असत्थम परेण परम। शस्त्रों में एक से बढ़कर के एक शस्त्र हो सकते हैं, लेकिन अहिंसा से बढ़कर के कोई शस्त्र नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना चाहिए। अहिंसा से ही शांति संभव हो सकती है। और यदि हमारी जीवन शैली अहिंसक बन जाती है तो उससे हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ बन सकता है। तो पर्यावरण संतुलन के जितने भी सूत्र हैं उनमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रोल अहिंसा का ही है। जितना अहिंसा हमारे जीवन में अवतरित होगी उतनी ही पर्यावरण की सुरक्षा हो पाएगी। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहूंगी वो है वेजिटेरियनिज्म, यानी शाकाहार। क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ और शांति का जीवन जीना चाहता है, इसलिए वो कैसा आहार करे इस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि वह क्या खाए। What we eat affect our brains, bodies, consciousness and emotions as well as other animals and our earth. हम जो कुछ भी खाते हैं वो केवल हमारे पेट की भूख को ही शांत नहीं करता, उसका असर हमारे मस्तिष्क पर होता है, हमारे शरीर पर होता है, हमारे इमोशंस पर होता है, हमारी चेतना पर होता है और हमारे आसपास के वातावरण पर भी होता है। इसलिए हम क्या खाएं इस पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। What food really need, हमको कैसा भोजन करना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उसके आधार पर ही हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है, हमारा जीवन बनता है। तो हमें क्या खाना चाहिए, यानी हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास हो, हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बन सकें, मेंटल फिटनेस हो, मानसिक संतुलन बना रहे हमारा,
मानसिक विकास हो सके हमारा, और सबसे बड़ी बात नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक जीवन शैली हो, कम से कम हिंसा हो, ऐसे भोजन का हमें चयन करना चाहिए। और ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारी काम वासनाओं को उद्दीप्त न करे, बल्कि हमारे भीतर ब्रह्मचर्य की भावना को विकसित करे, हमारी काम वासनाओं को शांत करे, और सबसे बड़ी बात जो हमारी चित्त की शुद्धि करे, उसे प्योरिफिकेशन की ओर ले जाए, न कि उसे इम्प्योर बनाए। तो इसलिए भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम क्या खाएं। और इस संदर्भ में कहा गया कि हमें शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति शाकाहारी होता है वह चित्त की शुद्धि कर सकता है, वह अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करता। और आप जानते हैं कि शाकाहारी का कोई विकल्प नहीं है, शाकाहार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मांसाहार का हमारे सामने विकल्प है। और आपने देखा होगा कि जो शाकाहारी होते हैं वे जरूर नहीं कि मांस का सेवन करें, बिना मांस के भी उसका काम चल सकता है। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वे मांस का सेवन करते हैं, लेकिन साथ साथ में उन्हें शाकाहारी भी होना पड़ता है। ऐसा कोई भी मांसाहारी प्राणी नहीं होगा जो फल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दूसरी चीजें नहीं खाता है, क्योंकि वे भी शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो प्रकृति ने हमारे लिए जो आहार दिया है वो शाकाहार है, तो हमें शाकाहार की ओर ध्यान देना चाहिए। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि हम मांसाहार का सेवन क्यों नहीं करें, हम शाकाहार ही क्यों करें, मांसाहार क्यों नहीं करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोजन हमारे जीवन की आवश्यकता है, भोजन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। लेकिन वनस्पति को भोजन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया गया। जितने भी स्वास्थ्य शास्त्री हैं, आहार शास्त्री हैं, उन सब का भी कहना है कि मांसाहार अनेक दोषों से युक्त आहार है, जबकि मनुष्य के लिए शाकाहार ही मूल आहार है। इसलिए हमें शाकाहार करना चाहिए। और शाकाहार करने से फायदे तो बहुत कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें मांसाहार न करके शाकाहार करना चाहिए। कुछ रीजंस दिए गए। सबसे पहली बात ये कहा गया कि एनिमल वेलफेयर, हम पशुओं का भी कल्याण कर सके, इस दृष्टि से हमें शाकाहार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम में लाइफ है वैसे ही उनमें लाइफ है, जैसे हम मरना नहीं चाहते वैसे वो भी मरना नहीं चाहते। इसलिए हमें उनके अस्तित्व की सुरक्षा करना चाहिए, हमें उन्हें अननेसेसरी किल नहीं करना चाहिए। तो एनिमल वेलफेयर की दृष्टि से हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात पर्सनल हेल्थ की है। हर व्यक्ति स्वस्थता का जीवन जीना चाहता है, और ये देखा गया कि जो व्यक्ति शाकाहारी होता है मांसाहार के बजाय, वो व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि मांसाहार से अनेक बीमारियां संभव है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति मांस का, अंडे का ज़्यादा सेवन करता है, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो जो व्यक्ति इनका ज़्यादा सेवन करेगा निश्चित रूप से उसको हृदय रोग की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है। और इसी तरीके से आप जानते हैं कि जो व्यक्ति मांसाहार करेगा, तो जिन प्राणियों का या जिन पशुओं का, पक्षियों का मांस वो सेवन करता है, और आप ये जानते होंगे कि जब हमारे भीतर शरीर में कोई भी विजातीय तत्व इकट्ठे होते हैं तो वे हमारे मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और किसी प्राणी को या किसी पशु को, पक्षी को हमने मारा, किल किया, तो उस समय उसके अंदर जो विजातीय तत्व हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। या उस पशु पक्षी में कोई बीमारी है, उसके अंदर कोई भी इस तरीके की बात है, तो वो प्राणी के अंदर है, और उसका मांस यदि कोई खाता है तो वो प्रॉब्लम उस व्यक्ति के भी आ जाती है। तो आज कैंसर की जो संभावना बहुत अधिक बढ़ रही है, उसका एक कारण बताया गया है मांसाहार। और सोशल सेफ्टी की दृष्टि से भी हम यदि देखें तो मांसाहार का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में जैसे हमारा अस्तित्व है वैसे ही उनका अस्तित्व है। तो जब तक इन सब चीज़ों का अस्तित्व बना रहता है तभी तक हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहता है और समाज भी स्वस्थ रहता है। और फूड सिक्योरिटी की यदि दृष्टि से देखें तो आप जानते हैं कि शाकाहारी ज़्यादा सस्ता आहार पड़ता है बजाय कि मांसाहार के। क्योंकि मान लीजिए हमको 1-1.5 किलोग्राम प्रोटीन चाहिए, तो उस प्रोटीन को पाने के लिए यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है
तो पहले उन पशुओं को हमें 6 से 7 किलो प्रोटीन खिलाना पड़ता है, तब उससे जाकर के हमको 1 किलो प्रोटीन मिलता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भी मांसाहार हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही आहार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज हम पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से यदि देखें तो हमें शाकाहार आहार ही ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। और भी कुछ कारण बताए गए, और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये बताया गया कि जो नॉनवेज है, मांसाहार है, वो हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े जो पंचेंद्रिय प्राणी हैं उनकी हिंसा होती है। तो ये हिंसा को बढ़ावा देने वाला है, इसलिए हमें इनको छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी इम्प्योरिटी का कारण है। जो व्यक्ति हिंसा करेगा तो हिंसा से जो पाप कर्म होते हैं, जो गलत कर्म होते हैं, वो हमारे कॉन्शियसनेस को इम्प्योर करते हैं, तो उससे हमारी सेल्फ प्योरिफिकेशन की बात नहीं होती। तो इसलिए हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए। और जैनिज्म में तो ये बताया गया कि नरक कौन जाता है, हेल में कौन जाता है, उसके कुछ 4 रीजंस जैनिज्म में दिए गए। उसमें पहला कारण है महाआरंभ, यानी जो बहुत ज़्यादा हिंसा करता है। महापरिग्रह, यानी बहुत ज़्यादा जो पजेसिव होता है, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव जिसका संग्रह की वृत्ति होती है। एंड पंचेंद्रिय वध और मांसाहार, जो 5 सेंस लिविंग बीइंग प्राणी है उनको किल करता है, मारता है, और मांस का जो सेवन करता है, वो व्यक्ति मर के नरक में जाते हैं। तो नरक जाने के एक कारण है मांसाहार का सेवन। तो मांसाहार इसलिए भी नहीं करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये बहुत सारी डिजीज का कारण बनता है, बहुत सारी बीमारियां मांसाहार से आती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो मांस होता है उसमें बहुत इंटॉक्सिकेशंस होते हैं, विषातीय तत्व होते हैं, वो शरीर में जमा हो जाते हैं और शरीर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इन सब दृष्टियों से भी यदि देखा जाए तो हमें मांसाहार का वर्जन करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार का बहुत बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें फाइबर नहीं होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड है वो फाइबरलेस होता है, जिससे कि हमारी जो पेट की सफाई होनी चाहिए, आंतों की जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और मैंने आपको बताया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, साथ साथ में इसमें केमिकल्स भी बहुत मिलाए जाते हैं, विटामिन्स की भी कमी होती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो ऐसा स्ट्रांग नहीं है कि वो मांसाहार को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण से हमको इस आहार को छोड़ना चाहिए। और आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा, वो तो ये कहते थे कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो एक प्रकार से मूविंग ग्रेवयार्ड है, चलता फिरता कब्रिस्तान है। तो मांसाहार नहीं करना चाहिए। और जो आप देखिए जो वेजिटेबल खाने वाले प्राणी हैं, लाइक हाथी है, गाय है और घोड़ा है, ये लोग वेजिटेबल हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, शक्ति संपन्न है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो मांसाहार का सेवन करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये प्राणी शाकाहारी हैं और बहुत शक्ति संपन्न हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं या कोई स्कॉलर्स हुए हैं, लाइक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन आदि, वो लोग भी सब शाकाहारी थे, लेकिन इनका ब्रेन कितना शार्प था, मेमोरी पावर कितना शार्प था। लोग कहते हैं कि अंडे खाएं तो उससे हमारा मेमोरी पावर बढ़ेगा, लेकिन शाकाहार हमारे मस्तिष्क के विकास में जितना उपयोगी है उतना मांसाहार नहीं है। और आज तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो लोग मांसाहार का सेवन करते थे वे लोग भी शाकाहार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इवन अमेरिका में आपने देखा होगा कि 15 मिलियन पीपल जिन्होंने मांसाहार को छोड़ करके शाकाहार को अडॉप्ट किया है। तो शाकाहार वास्तव में हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा और उपयोगी आहार है। और वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति ने हमारे शरीर की जो रचना की है या हमारे अवयवों की जो रचना है वो एक प्रकार से शाकाहार प्राणी की है। मांसाहार प्राणी की शारीरिक रचना कुछ डिफरेंट होती है और शाकाहारी प्राणी की जो शरीर की रचना है वो कुछ डिफरेंट होती है। उसके अंतर्गत आप देखिए जैसे दांत हैं, तो जो मांसाहारी प्राणी होंगे उनके बहुत नुकीले दांत होते हैं, जबकि शाकाहारी प्राणी के उतने नुकीले नहीं होते हैं। आप देखिए जैसे पंजे हैं, तो जो मांसाहारी प्राणी हैं लाइक शेर वगैरह, तो उनके पंजों में जो नाखून है वो बहुत तेज होते हैं, लेकिन शाकाहार प्राणी जो होते हैं उनके नाखून उतने तेज नहीं होते हैं। इसी तरीके से आप उनके जबड़े की बनावट देखें तो जब वो उनका जो जबड़ा है जो मांसाहारी होती हैं वो केवल ऊपर नीचे ही हिलाते हैं,
जबकि शाकाहार प्राणी के जबड़े ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जो उनके चबाने की जो प्रोसेस है उसमें भी अंतर होगा। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वो बिना चबाए ही कोई भी चीज को सीधा निगल जाते हैं, लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो पहले मुंह में उस चीज को चबाएंगे और चबाने के बाद उस चीज को निगलते हैं। और जीभ की बनावट पर भी आप देखें तो जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी जीभ बहुत खुरदरी होती है, रफ होती है, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी जीभ बहुत सॉफ्ट होती है। इसी तरीके से आपने ध्यान दिया होगा कभी, जो पानी पीने की प्रोसेस है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जो मांसाहारी होती है वो जीभ को बाहर निकाल करके पानी को पीते हैं, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो जीभ को बाहर निकाल करके पानी नहीं पीते, वो अपने होठों से उस पानी को पीते हैं। इसी तरीके से उनकी जो आंतें हैं, आंतों की बनावट की ओर भी यदि आप ध्यान दें तो उसमें भी बहुत अंतर होता है। जो मांसाहारी होते हैं उनके शरीर की उनकी जो लंबाई होती है बहुत कम होती है, यानी उनके शरीर की लंबाई के बराबर होती है। और इसलिए मांसाहार प्राणी जब मांस का सेवन करते हैं तो उनसे जो भीतर में विजातीय तत्व इकट्ठे होते हैं वो उसके द्वारा जल्दी से बाहर पास हो जाते हैं। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होते हैं जिनकी रचना, शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर शाकाहार का बना हुआ है, उनकी जो आंतें हैं वो बहुत लंबी होती हैं, लंबाई में बहुत लंबी होती हैं। इसलिए यदि वो शाकाहारी प्राणी यदि मांसाहार का सेवन करता है तो उसके शरीर में उस मांसाहार से जो विजातीय तत्व इकट्ठे होते हैं वो बहुत जल्दी बाहर नहीं निकल पाते, और उसके कारण से भी उसके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो शरीर की आकार रचना की दृष्टि से देखें तो जो जैसे शेर वगैरह हैं वो मांसाहार प्राणी हैं, उनके शरीर की रचना में, उनके दांत में, उनके नाखून में, उनके चबाने की प्रोसेस में, उनकी जीभ में, उनकी एक्टिविटीज में डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। लेकिन मनुष्य हैं और बहुत सारे पशु पक्षी जो शाकाहारी होते हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल थोड़ा उससे डिफरेंट होता है। तो इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि हम शाकाहार भोजन करें, क्योंकि मनुष्य की जो आकार रचना है वो शाकाहार जैसी है, मांसाहार जैसी नहीं है। तो आज हमने मुख्य रूप से 2 विषयों की चर्चा की। पहला तो ये कि हम पर्यावरण संतुलन कैसे रख सकते हैं, असंतुलन के क्या कारण हैं और संतुलित उसको कैसे रखा जा सकता है, इस पर हमने कुछ आपसे बात की। और दूसरा जो हमारा विषय था वो था शाकाहार, यानी मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से हमारे लिए कोई उपयोगी आहार नहीं है। जबकि शाकाहार है वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक हर दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी आहार है। तो हमें मांसाहार को छोड़ करके शाकाहार करना चाहिए। तो आज इन 2 महत्वपूर्ण विषयों की हमने संक्षेप में चर्चा की। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज संपन्न करती हूँ। ओम अरहम